रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसका मेन टाइटल है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एंड मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, एजेंडा जो है यानी आज के लेक्चर में हमने दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो हमने सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को डिस्कस करना है कि ये होती क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हम जो है ना स्ट्रीम साइफर्स को डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हवाले से सबसे पहली बात ये होगी कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को हम सीक्रेट की भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर सेंडर और रिसीवर ने डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है तो इनको सिर्फ एक ही की यूज़ करनी होगी। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि जो हमारा डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम से। अच्छा, और जब हम डिक्रिप्शन का अमल परफ़ॉर्म करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि एन्क्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है, उसके रिवर्स में हम इस बात को परफ़ॉर्म करेंगे। यानी डिक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है, वो रिवर्स ऑर्डर में परफ़ॉर्म होगा। अब ये जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करती है और ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करती है। लेकिन उस वक़्त तक, जब तक आपकी ये जो की है, ये सिक्योर रहे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली भी हमने लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये की है। यानी आपने अपनी की को हर लिहाज से सिक्योर करना होगा। एल्गोरिथम्स के हवाले से मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो अक्सर पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, हर एक बंदे की उस तक रसाई हासिल होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्लोज्ड जो एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हो गए, अच्छा कंपनीज़ हो गई बड़ी-बड़ी, या मिलिट्री एप्लीकेशंस जो हैं, अच्छा वो ये नहीं चाहती कि हमारे एल्गोरिथम्स भी जो है ना वो डिस्क्लोज़ हों। तो उन सूरतों में हमें एल्गोरिथम्स का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। हमने हर लिहाज से ये जो की है इसको सिक्योर करना है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और ऑथेंटिसिटी है, ये उस वक़्त तक मेंटेन रहेगी जब तक आपकी ये की सिक्योर है। अदरवाइज़ आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और आपका क्रिप्टो सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा, अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हवाले से 2 किस्म की इश्यूज़ कह लें या 2 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लेट्स से पर्सन ए ने जो है ना पर्सन बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, यानी डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। अब इन दोनों को जो है ना वो सीक्रेट की शेयर करनी होगी। अच्छा, चूँकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में सिर्फ़ एक ही की यूज़ होगी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हवाले से। अब ये दोनों पर्सन्स जो हैं ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये इस सीक्रेट की को कैसे शेयर करते हैं, या फिज़िकली मिलते हैं कहीं पे किसी होटल में, बाज़ार में या पार्क वगैरह में, या ये कोई कम्युनिकेशन चैनल जो है ना यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से मोबाइल पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, जो भी तरीक़ाकार ये लोग इख्तियार करें। लेकिन इनको करना ये होगा कि कम्युनिकेशन करने से पहले ये सीक्रेट की जो है ना ये लाज़मी शेयर करनी होगी। तो एक तो इश्यू हमारे पास ये हो गया। दूसरा जो इश्यू है वो ये है कि हमने कीज़ को मैनेज जो है ना वो भी अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है ना वो ज़्यादा हैं तो काफ़ी सारी कीज़ जो है ना वो जनरेट होती हैं। लेट्स से अगर आपके पास n यूज़र्स हैं तो कितनी नंबर ऑफ़ कीज़ जनरेट होंगी उसके लिए ये फ़ॉर्मूला दिया गया है, n स्टार n-1 डिवाइडेड बाय 2, इतनी कीज़ जो है ना हमारे पास जनरेट होगी। एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं? 4। एक ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, अच्छा तीसरा ये हो गया और चौथा यूज़र ये हो गया। अब ये जो यूज़र्स हैं ये क्या पेयर्स में जो है ना कम्युनिकेट करते हैं, कैसे? 1 और 3, यानी यूज़र 1 ने कम्युनिकेट करना है 3 के साथ तो एक जोड़ा ये बन हो गया, तो एक की ये यूज़ हो गई। 1 ने 2 के साथ भी कम्युनिकेट करना है, एक की ये हो गई। 2 4 के साथ कम्युनिकेट करेगा, एक की ये हो गई। 4 3 के साथ कम्युनिकेट करेगा, एक की ये हो गई। 1 जो है ना 4 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, एक की ये हो गई। 2 जो है वो 3 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक की ये हो गई। अब इनको हम काउंट करते हैं कि ये टोटल कितनी कीज़ जो है ना वो जनरेट हो गई। 1 2 3 4 5 6, 6 कीज़ जो है ना ये जनरेट हो गई। अब इसी फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। n हमारे पास 4 था, यानी नंबर ऑफ़ यूज़र 4 हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय 4 - 1
और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 - 1 3 आ गया। 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास 6 आ जाता है, यानी ये 6 की फिगर हमें अचीव हुई। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। अब लेट्स से अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो 50 हैं या 5000 हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो अब आप खुद सोचें कि कितनी नंबर ऑफ़ कीज़ जो हैं ये जनरेट होंगी। इन कीज़ को अब हमने मैनेज कैसे करना है, तो ये दूसरा इशू हमारे पास हो गया, ठीक है? यानी कीज़ को आपने अच्छे तरीके से मैनेज भी करना है। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि स्ट्रीम साइफ़र का टॉपिक है। स्ट्रीम साइफ़र के हवाले से सबसे पहली बात ये है कि स्ट्रीम साइफ़र जो है या तो डेटा को बिट बाय बिट एन्क्रिप्ट करेंगे या डेटा को ये क्या करेंगे बाइट बाय बाइट जो है ना एन्क्रिप्ट करेंगे। कुछ हमारे पास स्ट्रीम साइफ़र्स ऐसे हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे, जो कि डेटा को बिट बाय बिट एन्क्रिप्ट करेंगे और कुछ जो है वो बाइट बाय बाइट जो है ना वो डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं। ये लेकिन ये करेंगे क्या, ये सेपरेटली जो है ना बिट बाय बिट एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है स्ट्रीम साइफ़र का? स्ट्रीम साइफ़र का फ़ायदा ये है कि अगर आपके डेटा आइटम्स जो हैं वो रेडी हैं ट्रांसमिट होने के लिए और आपको इमीडिएटली यानी फ़ौरन आपने इनको एन्क्रिप्ट करना है, तो वहाँ पे आप स्ट्रीम साइफ़र की मदद ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वीडियो स्ट्रीमिंग जो है उस हवाले से भी जो है ना आप स्ट्रीम साइफ़र को यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डेटा को एन्क्रिप्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वहाँ भी जो है ना स्ट्रीम साइफ़र्स को यूज़ किया जाता है डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अच्छा, स्ट्रीम साइफ़र की जो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि वर्नम साइफ़र को हम अब डिस्कस करेंगे कि वर्नम साइफ़र जो है ये कैसे काम करता है। वर्नम साइफ़र के का एल्गोरिथम जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो बिट्स में कन्वर्ट होगा, यानी ये बिट 1 हो गई, ये बिट 2 हो गई और ये आखिरी बिट हो गई। फिर आपने एक की जनरेट करनी है, लेकिन ये की आपने क्या करनी होगी, रैंडमली जनरेट करनी होगी, ठीक? अब ये कैसे हम रैंडमली कीज़ को जनरेट करते हैं, आगे इंशाल्लाह इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक को रैंडम नंबर कहते हैं और दूसरे को सूडो रैंडम नंबर कहते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये जो रैंडमली जनरेशन हो गई कीज़ की ये कैसे होती है। लेट्स से ये हमारी की है, अच्छा उस की पहली बिट K1 है, दूसरी बिट K2 है और तीसरी बिट क्या है Kn, सॉरी आखिरी बिट जो है वो क्या है Kn। अब ये जो वर्नम साइफ़र है ये करेगा क्या कि प्लेन टेक्स्ट की पहली बिट को उठाएगा, उसको क्या करेगा XOR करेगा की पहली बिट के साथ और हमारे पास साइफ़र टेक्स्ट की पहली बिट जनरेट होगी। फिर वो प्लेन टेक्स्ट की दूसरी बिट को उठाएगा, की दूसरी बिट के साथ उसको XOR करेगा और हमारे पास जो C2 बिट है साइफ़र टेक्स्ट की वो जनरेट होगी। इस तरह ये अमल जारी रहेगा हत्ता कि आखिरी बिट भी हमारी क्या हो जाएगी, एन्क्रिप्ट हो जाएगी। तो ये वर्नम साइफ़र के काम करने का तरीका है। इसी बात को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास की स्ट्रीम जनरेटर है। ये करेगा क्या, ये हमें रैंडम कीज़ जनरेट करके देगा। लेट्स से ये हमारी रैंडम की बिट्स हैं, यहाँ से ये आ रही हैं। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट की बिट्स हमारी ये हो गई। यहाँ पे जो है XOR ऑपरेटर जो है यूज़ हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके DLD के कंसेप्ट आ गए। XOR गेट आपको पता है कैसे काम करता है। अगर नहीं पता तो आप अपने DLD के कंसेप्ट्स रिवाइज़ कर लें। बहरहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल से हम देखते हैं कि XOR ऑपरेटर कैसे काम करता है। XOR ऑपरेटर में अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो है ना 0 हों, तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगा, या दोनों इनपुट हमारे पास 1 हो तब भी हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज़ हमारे पास जो आउटपुट होगा वो 1 आएगा, यानी 1-0 के केस में हमारे पास 1 आउटपुट आएगा और 0-1 के केस में भी हमारे पास क्या होगा, 1 आउटपुट आएगा। तो XOR ऑपरेटर जो है ना वो इस तरीके से काम करता है। अब एक एग्जांपल छोटी सी लेते हैं। लेट्स से K1 हमारे पास क्या है, ये 0 है। की स्ट्रीम ये जो जनरेटर है इसने हमें एक की जनरेट करके दी, उसकी पहली बिट K1 है, आखिरी बिट क्या है, Kn। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसकी पहली बिट P1 है और आखिरी बिट क्या है, Pn है। अब ये जो की पहली बिट है 0 है और प्लेन टेक्स्ट की पहली बिट क्या है, 1 है। जब ये इधर XOR ऑपरेटर के पास आएंगे, ये इन पे परफॉर्म करेगा। तो इस टेबल से अब हम अपने रिजल्ट को देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या रिसीव हुआ। ये 0 हो गया,
ये पहला हमारा 0 और ये 1, ये प्लेन टेक्स्ट की बिट ये 1 हो गई। 0 1 के केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आएगा, यानी इस साइड पे जो आपकी साइफर टेक्स्ट की बिट जनरेट होगी C1 वो क्या होगी, वो होगी 1। इसी तरह K2 अगर ये हमारे पास 1 है और P2 ये भी हमारे पास 1 है, जब वो इधर आएगी XOR ऑपरेटर इन पे परफॉर्म करेगा, तो इस टेबल से डियर स्टूडेंट्स आप देख लें, जब हमारे पास इनपुट दोनों 1 1 हो तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी आपकी जो C2 बिट है वो क्या होगी, वो होगी 0। इस तरह डियर स्टूडेंट्स बिट्स आती रहेंगी, XOR ऑपरेटर उन पे परफॉर्म करता रहेगा और आपकी साइफर टेक्स्ट की बिट्स जो हैं वो इस तरफ जनरेट होती रहेंगी। अब ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है, एक डेली लाइफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, आप वहाँ पे लॉगिन होते हैं, तो बैंक आपको वन टाइम पासवर्ड सेंड करता है। लेट्स से वो पासवर्ड है 1 2 3 4, आप उसे यूज़ करते हैं लेकिन वो वन टाइम पासवर्ड होता है। उसके बाद जो है जो भी आपने काम करना है वो करके लॉग आउट हो जाते हैं। कुछ अर्सा बाद दोबारा आप जो है ना लॉगिन होते हैं, दोबारा बैंक आपको वन टाइम पासवर्ड सेंड करता है, लेकिन इस बार वो पहले वाला नहीं होता बल्कि चेंज होता है। वो 15 13 सॉरी वो 4 5 6 हो सकता है, 8 या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो पहले से मुख्तलिफ होगा। तो ये बैंक इसलिए करता है ताकि जो है ना जो ट्रांजैक्शन हो वो सिक्योर हो। तो ये एक रैंडम की जनरेशन की सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये की स्ट्रीम जनरेटर है, वो ये जो की स्ट्रीम जनरेटर है ये आपको रैंडम कीज़ जनरेट करके देगा। अच्छा, अब इसी बात को कहने का दूसरा तरीका ये है कि पिछले डायग्राम में जो हमने बात डिस्कस की एन्क्रिप्शन के हवाले से, उसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि P1 प्लेन टेक्स्ट की पहली बिट वो XR हुई की पहली बिट के साथ, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट की पहली बिट आ गई। फिर दूसरी बिट XOR हुई की दूसरी बिट के साथ, तो साइफर टेक्स्ट की दूसरी बिट आ गई। इसी तरह की प्लेन टेक्स्ट की आखिरी बिट की आखिरी बिट के साथ XOR हुई, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट की आखिरी बिट जनरेट हुई। अब जो डिक्रिप्शन का अमल है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये तकरीबन सेम होता है, आइडेंटिकल होता है इनक्रिप्शन के अमल से, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। इधर देखें, ये साइफर टेक्स्ट की पहली बिट आ गई, XOR हुई की पहली बिट के साथ, तो आपका प्लेन टेक्स्ट की पहली बिट आ गई। इसी तरीके से ये अमल रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारी आखिरी बिट डिक्रिप्ट ना हो जाए। अच्छा, ये जो डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम ऑलमोस्ट सेम होता है इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम से। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखी है अपने प्रैक्टिकल की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने एक छोटा सा क्रिप्टो सिस्टम डेवलप किया था अपनी प्रैक्टिकल की क्लास में। वहाँ पे दो फंक्शन मैंने यूज़ किए थे, एक इनक्रिप्शन का फंक्शन जो कि इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा फंक्शन डिक्रिप्शन का था जो कि डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर आप उस क्लास को रिवाइज़ करें तो आपको डिक्रिप्शन का जो फंक्शन है, स्पेशली अगर आप उसको देखें, तो हमने सिंपली वहाँ पे किया ये है कि नाम चेंज किया है डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम का और कुछ साइंस हमने चेंज की थी मैथमेटिकल। बाकी जो कंसेप्ट था वो सेम था एन्क्रिप्शन के फंक्शन की तरह। तो ये बात कि डिक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम से, ये वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।